का भैया तुम्हारा को का लगा था नहीं आएंगे, लो फिर आ गए। काहे आए हैं? फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन करेंगे प्यारे लाल। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस। प्यारे बच्चों, क्या आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा? नहीं भरा ना? नहीं आया, अभी मत भरिएगा। ठीक है, सपना है आपका सीयूईटी निकालने का? बिल्कुल है। कैसे निकलेगा हम बताएंगे, काहे परेशान है। ठीक है, तो आज का ये खास वीडियो आप लोग के लिए रहा जो बच्चे बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जिनका ड्रीम है कि सर हमको सीयूईटी के अंदर हमको बीएचयू या फिर डीयू या फिर जेएनयू ऐसे तमाम ऐसे बहुत खूबसूरत बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर हमको अपना यूजी का कोर्स आगे जारी रखना है, वो हमको करना है सर। उसके अंदर हमको सीयूईटी निकालना है सर। कैसे निकलेगा तो हम आज की वीडियो में पूरा बताएंगे। आपको बताएंगे कि जो खासकर बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर जो फिजिक्स का सिलेबस है प्यारे लाल मेरे कन्हैया, आज मैं आपको बताऊंगा मेरे भैया कि ये आपका जो कैसे निकलने वाला है फिजिक्स सिलेबस में, आपका क्या क्या पढ़ेंगे कि आपका फिजिक्स आपका निकल जाएगा। और यकीन मानिए कि जब सिलेबस बताऊंगा तो सिलेबस में ही आपका कम से कम 20 मार्क का क्वेश्चन तो हम समझ लीजिए कि ऐसे पक्का हो गया। चार क्वेश्चन तो मान लीजिए सिलेबस में ही मैंने बता दिया आपको, लेकिन वो कहां बताऊंगा, मैं बताऊंगा सिलेबस में। सिलेबस बताते बताते ही मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करा जाऊंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे पहले भैया ये हम है ना, जैसा कि ये हम है, बहुत खूबसूरत है और हम में बहुत दम है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम यहाँ पहलवानी करने आए बेटा, हम आपको फिजिक्स का सिलेबस बताने आए हैं। बुरा मत माना करो। देखो भैया, हम राय सर हैं और हमने सीयूईटी पीजी लेवल पे 2 टाइम्स क्वालिफाइड किया है बेटा। लेकिन मैंने 2 टाइम्स क्वालिफाइड किया, हम चाहते हैं कि तुम एक ही बार क्वालिफाइड करो, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाइड करो। और एक बार बहुत होता है, एक बार अच्छे से निकालो, जाओ पढ़ो लिखो शादी ब्याह करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीयूईटी यूजी बीएससी मैथमेटिक्स थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है 2023-24 फॉर बीएचयू एयू एमयू डीयू, यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से लगभग 100, ठीक है, बताया थे। स्टेट यूनिवर्सिटी, अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीमीड और आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिला के तकरीबन 90-100 यूनिवर्सिटीज आती हैं। उनके बारे में आपने सीयूईटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने फुलफिल किया है, तो आप उन सब यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाएंगे। खासकर आप बीएससी मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट से, सेक्शन 1 से यानी जर्नल, आपके सेक्शन 3 से जर्नल टेस्ट से और लैंग्वेज टेस्ट से। ये मैंने इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने इसको डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आओ चलो हम स्टार्ट करते हैं, मिलके पढ़ते हैं फिजिक्स का सिलेबस आज हमारा क्या होने वाला है। तो जरा इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, तो सर सीरियल नंबर से टॉपिक देखते हैं क्या क्या टॉपिक जो हमारे एंट्रेंस में सीयूईटी के अंदर पिछले बार पूछा गया था। जैसे सरकार ने मेंशन किया था, सरकार ने क्या, एनटीए ने मेंशन किया, सब नेशनल टेस्ट एजेंसी ने मेंशन किया था बेटा कि हम 12th का एनसीईआरटी का पोर्शन ही हम कवर करेंगे, यानी कि 12 के सिवा, एनसीईआरटी के 12 के सिवा हमको फिजिक्स का बाहर से सिलेबस नहीं आएगा। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी फ्रॉडगिरी है। फ्रॉडगिरी बेटा ये है कि ये कहते तो हैं कि हम 12 का सिलेबस पूछेंगे ना, ये कह तो देते हैं बेटा कि हम 12 का सिलेबस पूछेंगे, लेकिन जब पेपर देखो तो इसमें 11th का भी पोर्शन आया हुआ पड़ा था, लेकिन 11th का हर एक चैप्टर नहीं आया था। कुछ ऐसा चुनिंदा 2 चैप्टर्स थे जो आपको पूछे गए थे और उससे सवाल आए थे। कहा तो गया था कि आपको 12 से पूछेगा, लेकिन 11 से भी 3-4 क्वेश्चंस आ गए थे। क्लास 11th के एनसीईआरटी से भी 3-4 क्वेश्चन आ गए, उसके सिलेबस से आ गए थे। वो चैप्टर कौन कौन से थे और क्या हम इस बार पढ़ेंगे, उसको क्या क्या पढ़ना जरूरी है, ठीक है, वो सारा आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पैटर्न कैसा होगा, कैसे सीयूईटी वाले यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कराती है, एनटीए कराती है, वो कैसे पेपर पैटर्न बनाती है, हमने दिया है भैया, हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 बार दिया है और दोनों बार क्वालिफाई किया है, तो हमको पता है कि लोग का दिमाग कैसे चलता है। ठीक है, बताएंगे सारा वीडियो, सारा प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, पहला चैप्टर जो है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बहुत बच्चे इसको अच्छे से जानते होंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में एक खूबसूरत सा एकदम मजेदार चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इसमें बेटा चार्ज स्थिर होते हैं और उसी में तमाम चीजें की जाती हैं। 2 स्थिर चार्ज होते हैं, उनके बीच में फोर्स निकाला जाता है, उनका फील्ड निकाला जाता है, उनके बीच की पोटेंशियल कैलकुलेट की जाती है, उनको डाइपोल बना दिया जाता है, डाइपोल का हमको रोटेशनल निकाला जाता है, टॉर्क निकाला जाता है। ठीक है, सारा चीज इस चैप्टर के अंदर करते हैं। अगर पिछली बार की बात करें बेटा तो इसमें तकरीबन आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। सर इतना क्वेश्चन, सर टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा, फिजिक्स से मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 40 करने होते हैं। 50 क्वेश्चन में से आपको 40 करने होते हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आते हैं, तो फिजिक्स के सेक्शन से भी 50 क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे। सर कहेंगे इस छोटे से चैप्टर बेटा छोटा नहीं है, जब हम इसमें सिलेबस डिस्कशन कर रहे होंगे तो इसमें बताएंगे कि इसमें कैपेसिटर भी इंक्लूड कर दिया गया है। एक अपने आप में मिला के पूरा कैपेसिटर पूरा मिला के एक बड़ा चैप्टर बना दिया गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर बहुत है प्यारा, बहुत ही, जिसमें हमारे आते हैं किरचॉफ चचा, उसकी बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। अब चार्जवा जो है बेटा वो स्थिर नहीं रहता है, अब चार्ज घूमना शुरू कर देता है। सर जब घूमना शुरू करता है, जब चार्ज बहल्ला हो जाता है, चार्ज का बहल्ला बन जाना ही हमको विद्युत धारा प्रोवाइड कराता है। तो हम पढ़ेंगे जब चार्ज इर्द गिर्द घूमता है, इधर उधर भागता है, ठीक है, भ्रमण करता है, तो उस केस में करंट आता है, और जहां करंट आता है वहां प्रतिरोध भी आता है, और जहां प्रतिरोध आता है वहां विभव भी आता है, और जहां विभव आता है वही तो हमारे ओम्स लॉ आते हैं। ठीक है, तो सारा इसके अंदर बात करेंगे, किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। बेटा का क्वेश्चन उठा के देखें तो इससे अगले पिछले पेपर में अंदर इसके 3 क्वेश्चंस आए थे, और कहां से आए थे मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, अगला आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। अब बेटा धारा बह गई तब भी हम स्थिर नहीं थे, चार्ज स्थिर था तब तो ठीक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े, चार्ज मूव किया तो करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। अब बेटा चार्ज जब करंट फ्लो करना शुरू किया तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी आने लगा। ये किसने बताया था? ऑरेस्टेड साहब ने बताया था कि जब भी कोई करंट में, जब भी किसी लूप में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बेटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे कितना होता है, इसमें आएंगे बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, वो पढ़ना है, एम्पियर सर्किट लॉ सारा अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जरा समझ लो। तो आगे बताओ, आगे पढ़ते हैं। हमारा चौथा जो हमारा यूनिट है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धारा का चुंबकीय प्रभाव और प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। बेटा जो घर में जो आती है बिजली ना, वही बिजली है आपका प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि कैसे आदमी मर जाता है जब वो करंट को छूता है, यानी इस वाले बल्ब को इस वाले लाइट को छूता है, और कैसे आदमी नहीं मरता है जब बैटरी वाले करंट को छूता है ना। तो ठीक है, सारा इसकी सिस्टम है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी बहुत सारे सर्किटें आती हैं, एलसीआर सर्किट, सीआर सर्किट, वो खेत वाला सीआर नहीं, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस वाला सर्किट आता है ना। ठीक है, 5वां आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें आता है मैक्सवेल्स का लॉ, विद्युत चुंबकीय तरंगे का इक्वेशन क्या होता है, रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस भी अगर इसमें बात करें, इससे ऊपर वाले में, तो इससे 2, इससे 4 क्वेश्चंस आए थे बेटा, और इससे हमारे हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं। हर साल का एक ही बार हुआ है, मैं बता दे रहा हूं, गलती से निकल जाए तो भी एक ही साल मान के चलिए, क्योंकि एक ही बार तो सीवीटी हुआ है। 2 क्वेश्चंस आए थे। अब सर कहेंगे पेपर तो इन लोगों ने दिया नहीं था, तो सर आपको कैसे पता? सर हमको अंदर की बात पता रहती है, हम पढ़ाते हैं बेटा, हमको पता है कहां से क्वेश्चन आता है, जरा ये देखना। उसके बाद आता है एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है ऑप्टिक्स, जिसका नाम है प्रकाश। बेटा इसमें प्रकाश से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ना, हम प्रकाश पे प्रकाश डालेंगे। क्या करेंगे? प्रकाश पे प्रकाश डालेंगे, यानी हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डाइफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे। इसके अंदर सारे अपने पढ़ने हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स की बात करते हैं, इसमें मिरर की बात करते हैं, लेंस की बात करते हैं, लेंस मेकर फार्मूला की बात करते हैं, ठीक है, मेयर्स फार्मूला की बात करते हैं, सारे इसके अंदर करेंगे। और इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितने आते हैं, कैसे नंबर ऑफ इमेजेस रखे जाते हैं, 2 प्लेन मिरर अगर एक दूसरे के कुछ एंगल बना के रख दें तो नंबर ऑफ इमेजेस से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। और इससे भी आप 5 क्वेश्चन लिखित ले लीजिए कि 5 क्वेश्चन आने तय है। ठीक है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो कि यंग्स स्लिट डबल लेयर एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, फ्रिंज विड्थ कितना होता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। 7वां तो भाई एक ऐसी थ्योरी है जिसके लिए फिजिक्स में अल्बर्ट आइंस्टीन सर को नोबेल प्राइज मिला था, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, द्रव्य का विकिरण और द्रव्य प्रति, यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई, जिसके लिए 1928 ईस्वी में किसको? अल्बर्ट आइंस्टीन सर को नोबेल प्राइज मिला था। अगर मैं ईयर सही बता रहा हूं तो नोबेल प्राइज मिला था इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैसे आता है, क्यों आता है? ठीक है, इसमें कुछ 8-10 ग्राफ्स होते हैं किसके बीच में, जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, यानी कि न्यू वर्क फंक्शन और ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवीएस के बीच में सारे ऐसे आते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, 8वां एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके अंदर मान लो कि आपके 2 क्वेश्चंस आने तय होते हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक।
बहुत अच्छा सा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, कैसे डाल्टन का कैसे सिद्धांत वैलिड हुआ, इनवैलिड हुआ, रदरफोर्ड ने कैसे हावी किया। फिर बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, वो हम पढ़ेंगे आगे। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, अभी हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी मोटा मोटी बता रहे कितने चैप्टर पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक भी चैप्टर छोड़ने लायक नहीं है। 12th का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी आपके अगर एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें तो 5 क्वेश्चन, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं हर साल। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, यही सब दुनिया भर के गेट है। जेनर डायोड क्या है, ठीक है, फोटो डायोड क्या है, सोलर सेल क्या है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड क्या, डिप्लेशन लेयर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, एम्प्लीफिकेशन क्या है, सारा इसके अंदर आता है, ठीक है। और लास्ट में जो हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि मान के चल सकते हैं लेस इंपॉर्टेंट, बोलते हैं लहत्ती बहत्ती वाला जो चैप्टर है वो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी संचार व्यवस्था। बेटा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन यही इसके अंदर पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं जाएंगे। एंटीना की हाइट निकालेंगे कि उसके एंटीना की हाइट कैसे उसके वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड कर रही है ना। मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, सोनार क्या होता है, SONAR, ये सोनार बार बार पूछता है, ये सोना बनाने वाला सोनार नहीं होता, ये नेविगेशन सिस्टम होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करता हूं। चलो पहले चैप्टर के अंदर आता हूं, पहले यूनिट के अंदर आता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बेटा क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसका हिंदी वर्जन भी बेटा अवेलेबल है, हम इसमें पिन कर देंगे आपके कमेंट बॉक्स में, बड़ा डाउनलोड कर लीजिएगा हिंदी, क्योंकि हिंदी लिखने में बहुत दिक्कतें आती हैं, यकीन नहीं मानेंगे, दिन रात लग जाता है लेकिन टाइप नहीं हो पाता है प्यारे लाल। हिंदी वर्जन भी बहुत मुश्किल से टाइप कराया गया है, ले लीजिएगा, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी इंग्लिश से थोड़ा हिंदी से थोड़ी इंग्लिश पे आइए, क्योंकि बाद में आपको सारी चीजें इंग्लिश में ही पढ़नी है। आपने इंटरेस्ट निकाल भी लिया तो इंटरेस्ट निकालने के बाद अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आपका हाल बहुत बुरा हो जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि वहां बाद में आपको हिंदी नहीं बताई जाती है, ठीक है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसमें हिंदी अलाउ करते हैं लिखना आपके सेमेस्टर्स में, नहीं तो नहीं लिखे जाते। तो आप अपनी इंग्लिश अभी से थोड़ा तेज करना सीखिए। ये मत कहिए कि सर इसको हिंदी में, इसको सीखने की कोशिश करिए अपने आप को। आप दो चीज करिए, आप एक तो आप यहाँ पे पढ़िए फिजिक्स पढ़िए, और मैं फिजिक्स के साथ साथ जो यूपी बोर्ड के बच्चे उनको इंग्लिश भी बताऊंगा, तो उस इंग्लिश को प्रॉपर आप समझते चलिए, ताकि आप जो अपने सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए तो हम लोगों ने बेटा टारगेट बैच लॉन्च किया है, किसका, CUET का। इसमें हम लोगों ने डबल लैंग्वेज रखा है, मैं बताऊंगा सारा डबल लैंग्वेज। आज तक होता नहीं कि टीचर आपको दोनों लैंग्वेज बताए, बहुत कम टीचर्स मिलते हैं, लेकिन जब हमारी फैकल्टी पढ़ाएगी तो आपको डबल लैंग्वेज में पढ़ाएगी। यूपी बोर्ड के बच्चे और CBSE बोर्ड के बच्चे कभी भी कहीं दिक्कत नहीं होगी, और हमने सिलेक्शन भी तो दिया है पिछले साल, बहुत अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या आएंगे, जैसा कि हमको पता है बेटा क्या आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, यही सब पूछता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज उसका कंजर्वेशन क्या होता है, कुलम्ब्स लॉ जानते हो, F(K)Q1Q2/R²। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है, वही तो कुलम्ब्स लॉ होता है, ठीक है। मल्टीपल चार्जेस यानी सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ये हमारा आता है। आगे क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, वॉल्यूम और सरफेस चार्ज, 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे वो कितना होता है, F/Q करके निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं, क्या इनका कर्ल, डाइवर्जेंस, क्या इनका जीरो कैसे होता है, सारा बताएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल किसे बोलते हैं, और डाइपोल की वजह से क्या करते हैं, डाइपोल का हम टॉर्क निकालते हैं, जब उसको किसी फील्ड में रख देते हैं तो रोटेट करना शुरू करता है, टॉर्क लगता है, टॉर्क निकालेंगे। और क्या निकालेंगे हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका टॉर्क निकालेंगे। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जीरो का मतलब क्या होता है। और फ्लक्स पढ़ लिया तो हम फिर लोग आएंगे गॉस लॉ पे, गॉस के थ्योरम, और गॉस लॉ स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रल ऑफ E.ds = Q/ε0। ये आपका 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, आना आता है। इट्स एम्प्लीफिकेशन, उसका एप्लीकेशन क्या है, फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, कोई लॉन्ग वायर है, बहुत लंबी लॉन्ग वायर है बेटा, उसकी वजह से किसी पॉइंट P पे हमको बार इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने की कोशिश करता है, λ/2πε0 कर R करके आता है। ये वायर है, ठीक है, ये हमारा प्लेन शीट है, ठीक है, वो सिग्मा बाई समथिंग करके आता है, वो हम निकालेंगे। स्फेरिकल सेल है, सॉलिड स्फीयर है, सबके लिए इनसाइड आउटसाइड, कंडक्टर नॉन कंडक्टर, सबके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार उसका जो ग्राफ आता है ना सॉलिड स्फीयर का, R के साथ, स्मॉल r के साथ कैसे वेरी कर रहा है, वो बार बार पूछता है, ठीक
ठीक है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसमें एक चीज और आता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड आउट करो, तो वो भी करना है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये सारा चीज इसके अंदर करना है। फिर जो इसके बाद जो चैप्टर्स आता है, जो कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करने के बाद जो चैप्टर्स आता है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करने के बाद जो चैप्टर्स आता है, वो हमारा कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। समांतर प्लेट संधारित्र होता है, उसका कैपेसिटेंस, उसका संधारित्र कितना होता है, ठीक है। एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर के अंदर, संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा कितनी होती है मीडियम में। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक कैसे उसके कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे, संधारित्र के संधारिता पे कैसे इफेक्ट डालता है। ग्राफ जनरेटर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर लेंगे, ग्राफ जनरेटर, वांडरी ग्राफ जनरेटर आता है, हर बार आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके शायद 12th बोर्ड में पूछता है ये, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे यूनिट सेकेंड आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया कि ये चार्ज, जहां चार्ज मूव करते हैं, धारा की दुनिया है, करंट की दुनिया है। इसमें करंट के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो उसके बाद वाला चैप्टर है। हम इसमें पढ़ेंगे करंट क्या आता है, करंट का फ्लो कैसे होता है, ठीक है, कैसे हम करंट निकालते हैं। उसके बाद कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोबिलिटी से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ क्या होता है और उनका डिडक्शन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर और नॉन लीनियर, अंतर बताएंगे लीनियर और नॉन लीनियर में क्या अंतर होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कार्बन रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देंगे, कार्बन रजिस्टर से क्वेश्चंस कभी नहीं पूछते हैं ना, तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये रजिस्टर का कॉम्बिनेशन वो पढ़ेंगे, हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, दो टाइप का हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और उसका डिपेंडेंस कैसा होता है, टेंपरेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है वो देखेंगे। उसके बाद आता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, हम ये बताएंगे कि ये बल नहीं होता है, ये एक तरीके का पोटेंशियल होता है। और फिर सेल का कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ पे आएंगे और फिर किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंसिंग कंडीशन क्या होता है, IG 0 होता है तो क्या होता है, सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि ईएमएफ ऑफ टू सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक, कंपेयर कैसे करते हैं, ये सारा चीज इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट थर्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि अब धारा जब बहने लगती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है, कैसे आता है, पहले बेसिक सीखेंगे, इसके अंदर बेसिक सीखेंगे। उसके बाद बायो-सेवर्ट लॉ पे जाएंगे ना, वही आइडियल sin थीटा बाई r स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हम देखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ। और बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके कोई करंट कैरिंग लूप होगा, उसकी वजह से किसी पॉइंट P पे, ठीक है, धारावाही लूप होगा, उसकी वजह से किसी पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है, फिर पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, फिर वो पॉइंट उसके सेंटर पे ले जाएंगे, ठीक है, सेंटर पे ले जाके करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। फिर एक हमको शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बताएंगे इसके अंदर जब पढ़ाएंगे। फिर एम्पियर सर्किटल लॉ, जैसे कि गॉस लॉ होता है उसी तरह एम्पियर्स लॉ होता है, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I, ये भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लंबा कोई तार होगा, उसकी वजह से हम गॉस लॉ में सारा एप्लीकेशन करते थे, इसमें भी इस तरीके का एप्लीकेशन करेंगे। हाँ, उसमें भी हम क्या करते थे, इसमें दो डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आते हैं, टोरॉइड और सोलेनॉइड, ठीक है। टोरॉइड और सोलेनॉइड की बात करते हैं, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। साइक्लोट्रॉन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, वो पार्टिकल एक्सीलरेटर होता है, साइक्लोट्रॉन पार्टिकल एक्सीलरेटर यानी पार्टिकल को घुमाने वाला कोई चीज होता है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब दो वायर जब होते हैं उनके बीच में फील्ड जनरेट होता है, वायर जब कोई वायर में करंट फ्लो करता है उसके बीच में फील्ड जनरेट होता है, तो जो दो पैरेलल वायर होंगे तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हम बात करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। जब किसी लूप को, जैसे कि हमने चार्ज, जैसे हमें डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो हमें टॉर्क महसूस कर रहे थे, इस तरह जब किसी लूप को हम किस में रखेंगे, करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो भी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम निकालेंगे। मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे, उसकी सेंसिटिविटी की बात करेंगे। एमीटर्स, वोल्ट मीटर, दो डिवाइसेस हैं करंट मेजर करके वोल्टेज मेजर करने के। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप के बारे में पढ़ना है कि कोई करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या आता है, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर फैराडे लॉ आता है,
सबसे इंपॉर्टेंट फैराडे लॉ, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पूरा जानेंगे। इसमें सर्किट है, एलसीआर, सीआर सर्किट, बहुत सारे सर्किट्स है, उसका इंपीडेंस कितना होता है, ठीक है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एवरेज पावर कितना होता है, वाटलेस करंट कितना होता है, दिख रहा होगा वाटलेस करंट क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, एलसी सर्किट, एलसी ऑसिलेशंस क्या होता है, ठीक है, पावर कितने होते हैं एसी सर्किट में, एसी जनरेटर्स क्या होते हैं, लेंज लॉ और ईडी करंट और फैराडे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और ये अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। यूनिट 5वां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, कैसे जनरेट होता है, कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे कैपेसिटर के अंदर वो डिस्प्लेसमेंट करंट वाली बात आती है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे और उसके बाद करेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्वालिटेटिव आइडिया क्या होता है, कैसे पता करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं, जैसे प्रिज्म में कोई व्हाइट लाइट डालते हैं तो 7 कलर में वो डिवाइड हो जाता है, इस तरह लाइट का हम स्पेक्ट्रम देखेंगे। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, उसमें भी अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गामा रेज, सारे का हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कंपेयर बताएंगे कौन किससे बड़ा है कौन से छोटा है, क्योंकि बार बार पूछता है कि बताओ इंफ्रारेड बड़ा है वेवलेंथ में कि गामा रे, ठीक है, ये बार बार पूछता है। और यूनिट नंबर 6 में आता है ऑप्टिक्स। मैंने ऑप्टिक्स के अंदर बताया है कि मुझे लेंस के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले लेंस पढ़ना है, लेंस से पहले हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, उसके बाद हमें स्नेल्स लॉ, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा सा है, ऑप्टिकल फाइबर चूंकि नहीं डालना चाहिए था फिर भी डाला गया, थोड़ा सा बताऊंगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। स्फेरिकल सरफेस से कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लेंस क्या होता है, उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन जिसको प्रवर्धन क्षमता बोलते हैं, हम प्रवर्धन क्षमता की बात करेंगे। और थिन लेंसेज, दो लेंसेज हमको कंबाइन करके उनकी फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। और क्या करेंगे हम उसके अंदर, प्रिज्म की बात करते हैं, प्रिज्म एंगल निकालने की कोशिश करेंगे, a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन a बाई 2 ये हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश करेंगे, उस प्रिज्म के अंदर कोई हम लिक्विड भर देंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे वो बताएंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्यों हमें आसमान नीला दिखाई देता है, क्यों सन और क्यों जो सूरज होता है वो डूबते समय और उगते समय हमें क्यों लाल दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये भी बताएंगे। ऑप्टिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि हमारे हाइजेंस आईपीस होते हैं, ठीक है, ह्यूमन आईज होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और आंखों में कुछ हमारे रोग होते हैं जैसे कि मोतिया बिंद बिंद, वो सब सारे इसके अंदर पढ़ेंगे, क्यों उसको कैसे दूर किया जाता है, किस लेंस का यूज किया जाता है, इसको हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, नियर फार साइट और लॉन्ग फार साइट, उसको भी जानेंगे, ठीक है, इसके अंदर। और ये सब सारी चीजें थी। हाँ, जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो हमारा इंटरफेरेंस शुरू होता है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस में भी हम यंग्स का देखेंगे एक्सपेरिमेंट, हाइजेंस प्रिंसिपल देखेंगे और उनका विड्थ देखेंगे, फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, कोहेरेंसी क्या होती है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, डायफ्रैक्शन क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, बहुत अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीधे फार्मूला याद करना है हमको, फार्मूले से निकालना है, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है और मालूस लॉ क्या होता है, ब्रेवेस्टर एंगल क्या होता है, सब इसके अंदर बात करेंगे। पोलराइडर क्या होता है, ठीक है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। क्वार्टर क्रिस्टल क्या होता है, इसके अंदर भी वही आता है तो क्वार्टर क्रिस्टल पूछता है। यूनिट जो आपका 7th है वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट ही था, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, हर्ट्ज और लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, आइंस्टीन सर के अकॉर्डिंग, मैटर्स वेव, डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, डेविसन जर्मन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन डबल नेचर इन लाइट, इलेक्ट्रॉन के भी पास डबल नेचर होते हैं, ठीक है। उसके पास मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, इसके अंदर आ गया ना, क्या है उसके बाद, एक मिनट, जो हमारा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का। हाँ, 8वां जो हमारा टॉपिक आता है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो टॉपिक आता है इसके ऊपर वाला देखें, हम क्या देख रहे थे, हाँ ये देख रहे थे, रिलेशन डिविजन जनरल एक्सपेरिमेंट, ये ओनली द कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन, खाली कंक्लूजन एक्सप्लेन करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। डेविसन जर्मन का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हमको कंक्लूजन पे जाना, कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि पूछता है कि उनके रिजल्ट से क्या, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं सीयूईटी में ना, वो मैच द कॉलम भी आते हैं, असर्शन और रीजनिंग भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो हमको मैच द कॉलम में ये सब एक्सपेरिमेंटल वाली चीजें पूछ दी जाती है ना, तो मैच द कॉलम, असर्शन और रीजनिंग, क्योंकि हर बार पूछता है और सीयूईटी का ये पैटर्न रहा है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी करके आते हैं, हमें मैच द कॉलम और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन लगाने में हमसे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन हम जब तैयारी करवाएंगे अपने टारगेट बैच के अंदर तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको ढेरों ढेरों से कराएंगे, ताकि आप लोग का ये सब वाला क्वेश्चन छूट ना पाए। बहुत आसान होता है, बस हम लोग किए नहीं रहते हैं,
ठीक है। और जो हमारा 8वां यूनिट आता है वो एटम्स और न्यूक्लियाई के अंदर है, जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल, बोहर्स मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, रदरफोर्ड के बारे में, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ते हैं, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का कर्व कैसा बनता है, वो कर्व से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके अंदर बात करेंगे सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9वां आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनर्जी बैंड गैप, कैसे एनर्जी बैंड गैप, बैंड गैप क्या होता है, एनर्जी वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, सेमीकंडक्टर को इसके साथ पे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, रिवर्स बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, जेनर डायोड। अब जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन डिप्लेशन लेयर कब बड़ा होता है, कब छोटा होता है, ठीक है, उसकी विड्थ कैसे डिपेंड करती है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ट्रांजिस्टर को कैसे एम्प्लीफिकेशन के रूप में यूज लाते हैं, कब ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है, कब एक्टिव नहीं होता है, कब वो ऑन कंडीशन पे होता है, कब ऑफ कंडीशन पे, कब एक्टिव रीजन में होता है, ये सब सारी चीज इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। और उसके अंदर जो अगेन एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आएगा वो ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, 2 यूनिवर्सल गेट, और हमारे जो लॉजिक गेट है वो बताएंगे कि क्या होता है। और ट्रांजिस्टर की बात करते मैंने बताया, तो ये लॉजिक गेट हमारे आते हैं, उससे क्वेश्चंस बूलियन एक्सप्रेशन देने को आते हैं कि ये बताइए, दिया होगा खूब बड़ा सा डायग्राम, बताइए कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक अलग तरीका पढ़ेंगे, कार्नोफ मैप के बारे में पढ़ेंगे, बताएंगे, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, उसके बारे में पढ़ेगा और उससे हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना भी बड़ा बूलियन एक्सप्रेशन हो। लास्ट में जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम है, लेकिन पढ़ना हमको पूरा है। उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम कैसे दिखाते हैं, कम्युनिकेशन में क्या क्या जरूरी होता है देखेंगे, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, उसके बाद रिसीवर, एंटीना, सारा हम देखेंगे, ठीक है। बैंडविड्थ देखेंगे, मीडियम में प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा प्रोपागेट करती है, स्काई वेव एंड स्पेस वेव प्रोपागेशन क्या होता है, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की नीड क्यों पड़ी और डिमॉड्यूलेशन की नीड क्यों पड़ी, और ये डिटेक्शन ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव, कैसे डिटेक्ट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव को, वो हम इस जब हम पढ़ाएंगे फिजिक्स तो हम बताएंगे। लेकिन बेटा बात हुई कि हम फिजिक्स पढ़ाएंगे कहां, ठीक है। हम फिजिक्स पढ़ाते तो है नहीं, हम फिजिक्स समझाते हैं ना, फिजिक्स फील कराते हैं, अपने को फिजिक्स फील करना होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो रटा हुआ चीज भूल जाता है, लेकिन जो महसूस किया, जो आपने अनुभव किया है, वो चीजें कभी आपकी भूलती नहीं है। और फिजिक्स सारा चीज अनुभव का है, आपने सीखा, आपने फिजिक्स को फील किया है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो अब बेटा अब ये बताओ कि हम लोग एक सर, अब बड़ी क्वेश्चन जिज्ञासा ये हुई है कि सर ये जो आप बता रहे हैं, इतना अच्छा सिलेबस आप लोगों ने डिस्क्राइब किया है, बताया है, सर ये अगर हमको सीवीटी निकालना है तो बेटा क्या करना होगा, सीवीटी निकालने का फंडा बताइए। सर बिल्कुल बताएंगे ना, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सीयूईटी निकालने का फंडा बताइए बेटा, तुम ऊपर चलो। हाँ, सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 वाला सर निकालने का फंडा बताइए। कोरोना नहीं आने वाला बेटा, तो परेशान मत हो, एग्जाम देना पड़ेगा ना। तो मैंने बता दिया था कैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहली बात तो बेटा तुमको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, एकदम कठिन मेहनत करना पड़ेगा ना, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। जो कहता है वो बेवकूफ है, वर्क हार्ड तो नहीं करना पड़ेगा, आपको करना है बेटा स्मार्ट वर्क। क्या करना है बेटा, स्मार्ट वर्क। कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क ना, स्मार्ट वर्क करना है हमको एकदम चालाकी से कम करना। ऐसा पढ़ेंगे कि सटीक एग्जाम में फंसे। हमको पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ने जाएंगे तो जब हम पूरा एक साल का पूरा 12th का सिलेबस हम एक साल में नहीं पढ़ पाए तो बेटा 4 महीने में कैसे पढ़ेंगे। हमको स्मार्ट वर्क करना है, ओके, स्मार्ट वर्क करना है। सर करेंगे कहां बेटा, करोगे तुम वहीं से डीएनएस से, यानी कि डे नाइट स्टडी से। दिन रात पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं दिन रात नहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया सिर्फ एक बार जाएगा और याद रखोगे कई साल तक, ठीक है, ये वादा है। और हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, और फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ाते हुए कई बार देखा भी है बेटा, बताने की जरूरत नहीं है ना। माँ का आशीर्वाद है, विद्या माँ का आशीर्वाद है, ठीक है, सारा आप लोग का प्यार है। पढ़ाएंगे बेटा, झुमाएंगे डे नाइट स्टडी पे बेटा, कुछ नहीं है। आप बस 63 ये बड़ा जो नंबर दिख रहा है 6387986764 बेटा, इस पे कॉल कर लो, सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे कोर्स में बेटा ज्वाइन करना है, क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड होना शुरू हो चुकी हैं, क्लासेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग को डेमो के रूप में भी वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग देख के परख के भली भांति जांच के बेटा मैं पढ़ा रहूंगा। अगर मैं झूठ कर रहा हूं तो मेरे वीडियो पढ़े होंगे बेटा, देख लेना, ठीक है। उसके बाद मेरी बातों पे विश्वास होगा तब आके कोर्स लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि बात बेटा किसी के बहकाने में नहीं आता, चाहे मैं हूं चाहे दुनिया कोई भी शख्स हो, जब तक अपनी आंखों पे भरोसा मत रखो तब तक मत आओ। मैं कहता हूं कि हम लोग अपने आप में बेस्ट देने की की कोशिश करते हैं, तो बेस्ट देने का हम लोग हौसला रखते हैं, हम लोग के पास उतनी एनर्जी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम लोग रिजल्ट भी तो बहुत अच्छे दिए थे बेटा,
तो रिजल्ट क्योंकि पहली बार था और पहली बार इतना अच्छा रिजल्ट देना सबके बस की बात नहीं है, और इसका इंटरव्यू आपको आपके यूट्यूब चैनल पे यानी आपका प्यारा डीएनएस यूट्यूब चैनल पे बेटा मिलेगा आपको। लेकिन कहते हैं ना, जब जंग का मजा तब होता है जब सामने वाला विरोधी हमारा क्या होता है, जबरदस्त होता है। ऐसा थोड़ी ना हम किसी से अल्तू फल्तू से लड़के हम जीत गए तो हम बाहुबली हो गए, नहीं बेटा। जहां कंपटीशन होता है अगर वहां सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है। इसलिए कहते हैं बेटा वीडियो को शेयर करो, पहुंचाओ, अपने दुश्मनों तक भी पहुंचाओ। सब कहते हैं अपने दोस्त को पहुंचाओ ना बेटा, तुम अपने दुश्मनों तक पहुंचाओ, दुश्मन तक पहुंचाओ, दुश्मन भी आए और दुश्मन को उस जंग में हराओ। हम कहते हैं दुश्मन को तलवार से मारने की जरूरत क्या है, जब काम हमारा किससे हो जाए, फुटकरिया में हो जाए। तो फुटकरिया में अपने नॉलेज से मार दो बेटा, क्या जरूरत है ना, लाओ इनको भी जंग में लाओ। होते ना लड़कों की दुश्मनी हो जाती है बहुत जल्दी ही, अब समझ रहे हैं हम फीलिंग्स, दुश्मनी हो जाती है, लाओ उनको भी शेयर करो बेटा, उनका भी भला कर दो, भला करना, फिर उनसे कंपटीशन में जीत जाना, फिर कहना यस आई एम बॉस। ओके बा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, नंबर लिख दिया बेटा, ज्यादा अब नहीं बताऊंगा, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, कहते हैं ना बक करना उचित नहीं है। आप लोग कॉल करिएगा, डेमो लीजिएगा, बैठ के आराम से 2 दिन 3 दिन अवलोकन करिएगा, देखिएगा। और मैं कह रहा हूं कि यदि आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं ना, 12th में अपीयरिंग कर रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, परेशान मत होइए। आप सोच रहे हैं सर बोर्ड के बाद ना बेटा लेट हो जाएगा, ले लो कोर्सवा बेटा, एक एक दिनवा पढ़ो, ठीक है। बोर्ड की भी तैयारी करो, ये जो पढ़ोगे ना बेटा 12th का ही तो पोर्शन है, जब पढ़ाएंगे तो आपका 12th का भी तो कब तैयार होगा रे बालक, ठीक है। 12th का भी तैयार होगा, इतना अच्छा मौका है, 12th की तैयारी भी करवा देंगे। क्वेश्चन पूछोगे तुम्हारा बोर्ड का रहेगा, बोर्ड का भी सॉल्व करवा देंगे बेटा। कहोगे तो एक दिन लाइव क्लास लेके तुम लोग का बोर्ड का पेपर भी सॉल्व करा देंगे 3-4 साल का। सारी अपॉर्चुनिटी है। हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम एकदम सीवीईटी के लिए ही पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कि दुनिया में कोई सा भी इंट्रेंस टेस्ट हो, अगर वो 12th स्टैंडर्ड पे हो बेटा तो तुम निकाल सको, चाहे वो जेईई मेन का हो, चाहे जेईई एडवांस का हो, या दुनिया के कुछ तुम नीट का भी पेपर हो तुम निकाल सको, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम सीवीटी नहीं करने चाह रहे ना, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं और इसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।